नमस्कार। GMV एकलव्य यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम BA तृतीय वर्ष की भारत के भूगोल के पेपर की जलवायु प्रदेशों का अवलोकन करेंगे। इसमें कोपेन महोदय ने भारत के जलवायु प्रदेशों का विभाजन उनके संकेतों के आधार पर किया है। यहाँ एक बात और मैं आपको बता दूं कि भारत के जलवायु प्रदेशों को कोपेन ने अलग से कोई विभाजित नहीं किया है। विश्व के संदर्भ में उन्होंने ये संकेत जैसे ET, CWG, BSHW, BWHW ये दिए हैं, किंतु भारत में विद्वानों ने इन संकेतों को चुन करके और भारत के क्षेत्रों से समानता लेते हुए और उनके बारे में यहाँ बताया है। आज हम इन्हीं के बारे में थोड़ी डिस्कस करेंगे। आप शायद समझ जाओगे इन चीज़ों से। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप वापस कमेंट करिए, हम इनको लाइव वीडियो बना करके और आपको ज़रूर समझाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि भारत के जलवायु प्रदेश कोपेन ने तापमान और वर्षा पर आधारित इनके आनुभविक वर्गीकरण था, यानी कि इन्होंने जो संकेत का यूज किया है ये सभी तापमान और वर्षा पर आधारित इनके संकेत हैं। यानी कि जलवायु को विभाजित करने का जो कार्य इन्होंने किया है वो तापमान और वर्षा से किया है। यहाँ हमने सबसे पहले इसमें बात की है AW उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश हैं। दूसरा है AMW मानसूनी जलवायु प्रदेश हैं। तीसरा है AS, यानी कि यहाँ पर AS कहाँ लिखा हुआ है, ये AS यहाँ लिखा हुआ है। ये तमिलनाडु का तटवर्ती भाग है। ये वही भाग हैं जहाँ लौटते हुए मानसून से वापस बरसात होती है और ग्रीष्म ऋतु में यहाँ बरसात नहीं होती है। यहाँ बरसात शीत ऋतु में होती है, जबकि संपूर्ण भारत में ग्रीष्म ऋतु में ही बरसात हो जाती है। तो वह यही भाग हैं, अर्थात उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क वाली स्थिति यहाँ पर पाई जाती है। BSHW, ये BSHW रहा, ये कहाँ है, ये है आपके कर्नाटका, तमिलनाडु का भाग है थोड़ा सा, और महाराष्ट्र तक चला गया है। उष्णकटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क उष्णता पाई जाती है, यानी कि ऐसा प्रदेश है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इधर सह्याद्री पर्वतमालाएं हैं और ये सह्याद्री पर्वतमालाएं जब यहाँ अरब सागर से बरसात होती है, मानसूनी जलवायु यहाँ पर चलती है, मानसूनी हवाएं चलती हैं, तो ये इस पर्वतमाला के द्वारा आगे की ओर बढ़ नहीं पाती, अर्थात ये भाग वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर कम बरसात होती है। नेक्स्ट है BWHW उष्ण मरुस्थलीय शुष्क और गर्म स्थिति यहाँ पर पाई जाती है। BWHW में ये भाग रहा जो राजस्थान का है हमारे, और इस राजस्थान वाले भाग में इनकी विशेषताएं हम पढ़ेंगे और विशेषताओं में आपको सारी चीज़ें नोटिस करवा दी जाएगी। अभी यही ध्यान रखो कि BWHW जलवायु भारत में कहाँ पर पाई जाती है, तो राजस्थान के वाले भाग में पाई जाती है, वो भी अरावली के पश्चिम वाले भाग में। CWG, ये CWG रहा उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर गर्मियों में बरसात मानसूनों के द्वारा जो हवाएं आती हैं और उन हवा के द्वारा जो नमी ग्रहण की जाती है वो नमी यहाँ पर छोड़ दी जाती है और इससे यहाँ पर बरसात होती है ग्रीष्म ऋतु में। नेक्स्ट है DFC उप आर्कटिक। DFC ये उप आर्कटिक हैं, यानी कि आप देखिए अरुणाचल वाले भाग में, इनमें असम का उत्तरी भाग है, अरुणाचल है, ये भाग यहाँ पर उत्तर पूर्वी भाग में यहाँ पर पाई जाती है, यानी कि यहाँ आर्कटिक स्थिति तो नहीं है लेकिन थोड़ी मिलती जुलती हैं, इसलिए उप आर्कटिक जलवायु प्रदेश के अंतर्गत इसको रखा गया है। ध्रुवीय जलवायु, ये लद्दाख में आप देखिए ये रहा ये लद्दाख वाला भाग है और कश्मीर का।
तो यहाँ पर ये जलवायु पाई जाती है, यानी कि ध्रुव पर जो स्थिति पाई जाती है, जैसे अधिकांश समय तक यहाँ पर बर्फ़ का जमा रहना, बरसात की कमी होना, बरसात हिमवर्षा के रूप में होना आदि विशेषताएं हैं। तो वो विशेषताएं यहाँ पर पाई जाती हैं। ET जो कि टुंड्रा जलवायु है, और इस टुंड्रा जलवायु में यानी कि ये जो भाग है हमारा उत्तराखंड का है, हिमाचल प्रदेश का है, ये भाग इसमें शामिल हैं। हम दूसरे देशों की बात ही नहीं कर रहे, नेपाल की इनकी तो बात ही नहीं कर रहे। तो यहाँ पर ये जलवायु पाई जाती हैं। चलिए आगे इसका विस्तृत रूप से अध्ययन कर लें। सबसे पहले हमने बात की थी AW की, यानी कि उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश की। यहाँ पर सबसे ठंडे महीने का जो तापमान है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है, यानी कि जैसे अपने उत्तरी गोलार्ध में भारत अवस्थित हैं, और इस उत्तरी गोलार्ध में सबसे ठंडा महीना रहता है दिसंबर जनवरी का। तो यहाँ पर दिसंबर और जनवरी में भी 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान रहता है। यहाँ 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है वह पूर्व से पश्चिम को अलग करती है इस भाग में, तथा औसत बरसात यहाँ की 60 से 200, लगभग न्यूनतम बरसात 60 सेंटीमीटर है और अधिकतम बरसात 200 सेंटीमीटर बरसात हो जाती है। नेक्स्ट है AMW, अर्थात जिन स्थानों पर मानसूनों के द्वारा बरसात होती है, मानसूनी हवाओं के द्वारा, उस क्षेत्र को हमने AMW कहा। AMW के अंतर्गत तमिलनाडु का दक्षिण पश्चिम भाग, केरल आ जाएगा, गोवा का भाग भी आ रहा है इसमें, और महाराष्ट्र का भाग आ जाए थोड़ा सा, और कर्नाटक का भाग इसमें शामिल है। सबसे ठंडे महीने का तापमान यहाँ पर 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहता है, और 200 सेंटीमीटर यहाँ की औसत वर्षा है। सबसे ठंडे महीने का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों अधिक है यहाँ पे? क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन खींची हुई है, यानी कि ये जो तटवर्ती भाग है, इस तटवर्ती भाग के इधर की तरफ अरब सागर का जल भरा हुआ है, और आपको पता है कि महासागरीय जल हो या तालाब का जल हो, अधिक देर से गर्म होता है तो अधिक देर से ही ठंडा होता है। जब ये गर्मियों में काफ़ी तप जाता है तो यहाँ पर इसका टेम्परेचर लो नहीं हो पाता है, और पूरी सर्दियाँ निकल जाती फिर भी यहाँ पर गर्म बना रहता है। इसलिए यहाँ पर 18 डिग्री सेंटीग्रेड से सवाल ही नहीं उठता कि तापमान लो हो जाए। नेक्स्ट है AS, यानी कि उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु, यानी कि हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु का वो तट जो पूर्वी भाग हैं, यानी कि पूर्वी तट की ओर अवस्थित हैं, उस भाग की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर लौटते हुए मानसून सी वर्षा होती है जनवरी और फरवरी में। बरसात भी किस रूप में होती है? चक्रवातीय रूप में, यानी कि यहाँ पर चक्रवात उत्पन्न होते हैं, और चक्रवातों के द्वारा, चक्रवात आप जानते होंगे साइक्लोन को, साइक्लोन का टॉपिक आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो मैं आपको समझा दूं कि उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवातों की जो घूमने की दर होती हैं वो घड़ी की सुई के विपरीत होती हैं, यानी कि चक्रवातों का जो किसी स्थान पर अगर मान लो न्यून वायुदाब है तो न्यून वायुदाब की ओर चारों तरफ से हवाएं आएंगी और इस तरीके से रोटेशन करती हुई और यहाँ इस जगह पर जाने की कोशिश करेगी। चक्रवात का उल्टा प्रतिचक्रवात होता है, और यह जब उल्टा घूमता है तो यहाँ पर इस तरीके से चक्रवातों की उल्टी प्रतिचक्रवात की स्थिति घड़ी की सुई के अनुकूल हो जाती है। तो ये ध्यान रखना आप कि चक्रवात ये वर्षा के रूप में यहाँ पर वर्षा होती है, और 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान रहता है। यहाँ पर 60 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नेक्स्ट है BSHW, यानी कि उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। ये BSHW, ये देखिए आप यहाँ पर, जो कि राजस्थान का पूर्वी भाग आ गया इसमें, गुजरात का भाग आ गया इसमें, और ये पंजाब और इधर यहाँ तक चला गया है पंजाब तक, और कश्मीर का भाग भी इसमें शामिल है जो कि जम्मू वाला भाग है। और ये भाग में ये जलवायु जो पाई जाती है BSHW की, वो उसकी खास विशेषता क्या है? यहाँ पर जो स्टेपी जलवायु है,
आप जानते होंगे कि यहाँ जो वनस्पति पाई जाती हैं वो वनस्पति में यहाँ पर जो पेड़ होते हैं जिनकी ऊंचाई अधिकतम 7-8 मीटर होती हैं लास्ट, वो ये एक पेड़ यहाँ मिलेगा, एक पेड़ 200 मीटर दूर, 300 मीटर दूर ऐसे मिलेंगे। तो यहाँ अधिकांश घास पाई जाती है और उसमें कुछ छितरे हुए बिखरे हुए पेड़ मिलते हैं। तो ऐसी विशेषता इसकी होती है स्टेपी जलवायु की। 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक वर्षा होती, अधिक तापमान होता है, क्योंकि यहाँ पर वृष्टि छाया क्षेत्र भी इसमें शामिल किया गया है। वृष्टि छाया क्षेत्र क्यों? राजस्थान में कैसे आप साबित करोगे कि वृष्टि छाया क्षेत्र है? वृष्टि छाया क्षेत्र होता क्या है? वृष्टि छाया क्षेत्र वह क्षेत्र होता है कि आती हुई मानसूनी हवाओं को कोई अवरोधक अगर उसको रोक लेता है, जिसके कारण वहाँ उसके विपरीत वाले भाग में, जिस ओर से वह हवाएं आ रही हैं उसके विपरीत वाले भाग में बरसात नहीं हो पाती है, तो ऐसे क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र होते हैं। और बरसात नहीं हो पाती है तो बरसात से वंचित वो क्षेत्रों में जो उसके उधर की, यानी कि जिस तरफ हवाएं आ रही थी मानसूनी, वहाँ पर तो बरसात अधिक होती है, किंतु दूसरी ओर बरसात उसकी आधी भी नहीं रह पाती है। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये है अरावली, और इस अरावली के अगर मान लो कि अरब सागर की तरफ से इधर से बरसात आती है तो इधर बरसात इससे टकरा करके नहीं आ पाती, आती है तो बहुत कम आ पाती है। तो इस तरीके से इधर से जो बंगाल की खाड़ी से जो बरसात आ रही थी वो अरावली से टकरा करके केवल पूर्वी भागों तक ही सीमित कर रह गई और इधर से इधर को पार नहीं हो पाती, इसलिए पश्चिमी राजस्थान मरुस्थल बन गई। तो ये वृष्टि छाया क्षेत्र आ गया। इस तरीके से यहाँ पर भी यह स्थिति पाई जा रही है। और यहाँ पर जो सह्याद्री पर्वत हैं, नीलगिरी पर्वत है नीचे की ओर, तो ये सारे पर्वत जो हैं वो अरब सागर से आने वाली जो हवाएं हैं, मानसूनी हवाएं हैं, उन हवाओं को रोकने का काम करते हैं। तो महाराष्ट्र का विदर्भ और तमिलनाडु का साउथ ईस्ट वाला जो भाग है वो भी इससे वंचित रह जाता है, या विदर्भ वंचित रह गया। इस तरीके से यहाँ पर बहुत कम वर्षा हो पाती है। तो ये मैंने आपको बताया कि वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है। नेक्स्ट है BWHW, यानी कि उष्ण मरुस्थल, शुष्क और गर्म स्थिति वाले क्षेत्र, यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं जैसलमेर की, इनकी बात राजस्थान के पश्चिमी भागों की। यहाँ 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा यहाँ होती है। वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर से कम होती है। अब जिन स्थानों पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वे क्षेत्र मरुस्थल कहलाते हैं। कहीं भी देख लीजिए आप, विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल सहारा की बात कर लीजिए, अटाकामा की बात कर लीजिए, थार के मरुस्थल की बात कर लीजिए और गोबी मरुस्थल की बात कर लीजिए, चाहे वो ठंडी प्रकृति के ही क्यों ना हो, चाहे वो गर्म प्रकृति के हो। तो उन स्थानों पर जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वार्षिक वर्षा, उन स्थानों पर मरुस्थल बन जाते हैं। तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर से कम बरसात हो रही है, तो 20 सेंटीमीटर से कम बरसात अगर होगी तो मरुस्थल बनना स्वाभाविक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो मरुस्थल में जो वनस्पति उगेगी या पाई जाती हैं वो भी मरुद्भिद कहलाएगी, क्योंकि ऐसी कठोर प्रकृति वाले बीज ही वहाँ पर अंकुरित हो पाते हैं। तो ऐसी जगहों पर मरुद्भिद वनस्पति उग जाती हैं, जिनमें नागफनी और काफ़ी खेजड़ी आदि के वृक्ष भी उगते हैं, उनके पौधे उगते हैं। तो ऐसी प्रकृति यहाँ की है। CWG उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश, यहाँ के पूर्वी भाग में 200 सेंटीमीटर, मध्यवर्ती भाग में 100 से 200 सेंटीमीटर बरसात यहाँ इसके पूर्वी भाग में। यानी कि आप सबसे पहले तो देखिए कि CWG लिखा हुआ कहाँ पर है। ये रहा CWG का जो ये भाग है इसमें तो बरसात होती है 200 सेंटीमीटर के आसपास, और मध्यवर्ती भाग में होती है 100 से 200 सेंटीमीटर बरसात, और पश्चिमी जो भाग हैं वहाँ पर होती है 40 से 100 सेंटीमीटर बरसात। ये इसकी खास विशेषता है, जो कि मैदानी वाले भाग इसमें शामिल किए गए हैं। शुष्कतम माह में यहाँ पर DFC की हम बात कर रहे हैं, यानी कि उप आर्कटिक वाले भाग की बात कर रहे हैं। शुष्कतम महीने में, यानी कि जो सबसे शुष्क महीना होता है जिसमें बरसात की सबसे कम संभावना होती है, उसमें भी यहाँ पर
3 सेंटीमीटर बरसात हो ही जाती है। उष्णतम भाग का यानी कि सबसे गर्म महीने का तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। सबसे अधिक गर्मी यानी कि हमारे राजस्थान में देखें तो 45 से ऊपर 50 के लगभग टेम्परेचर पहुंच जाता है। वहाँ पर 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं हो पाता, उससे कम ही रहता है। यहाँ कोई ऋतु शुष्क नहीं है, यानी कि हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अरुणाचल असम के ये जो पूर्वी भाग हैं इसकी बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर हमेशा ही यानी कि टेम्परेचर कम रहता है क्योंकि हिमालय का विस्तार यहाँ तक चला गया है और ये अक्षांशीय आधार पर भी उच्च अक्षांशों में ये अवस्थित हैं। तो उच्च अक्षांशों में वैसे जैसे जैसे अक्षांश उच्च की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर लो होता जाएगा। यहाँ कोई भी ऋतु शुष्क नहीं है। ये तो स्वाभाविक है कि शुष्कतम महीने में भी 3 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो शुष्क कैसे होगा, तो यहाँ कोई शुष्क ऋतु नहीं है। नेक्स्ट देखिए आप ई यानी कि ध्रुवीय जलवायु। उष्णतम माह का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, यानी कि सबसे गर्म महीने का तापमान भी यहाँ पर 10 सेंटीमीटर से कम है। इसमें 20 सेंटीमीटर यानी कि लद्दाख में 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में यहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब लद्दाख में क्यों होती है, लद्दाख को ठंडा मरुस्थल कहा जाता है भारत का। मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं, गर्म और ठंडा। अगर ज़्यादा टेम्परेचर के कारण वहाँ पर हवाएं आ ही नहीं पाए तो वहाँ पर बरसात कम होती है, और अगर सर्दी अधिक पड़ती है तो भी वहाँ पर आकर्षण नहीं है, तो यहाँ पर भी मरुस्थल बन जाएंगे लेकिन वो ठंडे होंगे। तो यहाँ लद्दाख जो है वो भारत का ठंडा मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। गर्म मरुस्थल के रूप में थार का मरुस्थल प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है ईटी यानी कि टुंड्रा जलवायु। ये ध्रुवीय जलवायु का ही एक वर्ग है और यहाँ उष्णतम माह का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। यहाँ भी ई वर्ग की तरह यानी कि ध्रुवीय जलवायु की तरह तापमान में कमी का जो प्रमुख कारण है वो है उच्चावच की स्थिति। उच्चावच का मतलब क्या है, धरातल का स्वरूप। तो धरातलीय जो स्वरूप है उसके कारण यहाँ पर टेम्परेचर प्रभावित होता है। आज के इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करिए, और अगर आपके समझ में आ गया है आप थोड़ा सा भारत के भूगोल की जो बुक हैं उसमें भी आप इसको पढ़िए पूरी तरीके से। वीडियो पर भी आप, वीडियो में तो क्या बहुत शॉर्टकट मिलता है, तो समझाने का तरीका जरिया है बस ये तो आप इसको आप समझिए। बस सबसे पहले भारत का मानचित्र बना लो। मानचित्र बना करके आप ये जो संकेत दे रखे हैं उन संकेतों को सेट करिए, और फिर आपको अगर राजनीतिक रूप से भारत का मानचित्र याद है, अगर नहीं है तो याद करिए, और अगर याद है तो आपको पता चल जाएगा इन संकेतों से कि कौन कौन से राज्य उस जगह पर हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।